हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 हम सॉल्व कर रहे थे और लेंगे 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले के जो क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं वो उसका जो लिंक है वो मैंने कमेंट करके पिन कर दिया है नीचे। ठीक है, नीचे जाइए, पिन कमेंट मिलेगा आपको। ओके, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर्स का लिंक मिल जाएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आपको दो लिंक मिलेंगे, एक आर डी शर्मा का और एक एनसीईआरटी का। तो जो भी आपको पढ़ना हो आप आराम से पढ़ सकते हैं। आर डी शर्मा से मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ लास्ट ईयर, और अब मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से। ओके, तो एनसीईआरटी वाले लिंक पे क्लिक करिए। इसके पहले के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 और सभी कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री भी आप कर सकते हो। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी लिंक आपको मिल जाएंगे। जाइए नीचे पिन कमेंट को चेक करिए। और जो बच्चे पुराने हैं उनको पता है कि आज हमको क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर। ये आपको क्या दे दिया है, ये आपको दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ओके, यानी कि कोई एपी है, उसके n टर्म्स का सम दिया हुआ है। n टर्म्स के सम का फॉर्मूला दे दिया है कितना, 4n माइनस n स्क्वायर। ओके, अब बच्चे बोलेंगे ये क्या दे दिया है। भाई आप याद करिए कौन सा एक क्वेश्चन था हम लोगों का, जिस क्वेश्चन में हमने Sn निकाला था और Sn हमारा कितना आया था, n स्क्वायर आया था। कौन सा क्वेश्चन था वो, ये Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, ऐसे करके एक हमारा फॉर्मूला आया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 में आया था। ठीक है, तो Sn का जो फॉर्मूला आया था हमारा n स्क्वायर आया था। ठीक है, और याद करिए इसमें हम n की वैल्यू रखते जा रहे थे। n जब हम 1 पुट करते थे तो फर्स्ट 1 टर्म का सम आ जाता था, 2 पुट करते थे तो सेकंड मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का सम आ जाता था, इस तरीके से। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर भी, वहाँ पर हमने फॉर्मूला निकाला था Sn इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, और यहाँ पर इन्होंने हमको Sn दिया हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग आप पहले समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। 4 इंटू 1, n की जगह 1 रखो, माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो ये S1 इज इक्वल टू 3 आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है किसी एपी के फर्स्ट 1 टर्म का सम, और फर्स्ट 1 टर्म का सम का मतलब फर्स्ट टर्म। नहीं बात समझ में आई है ना, फर्स्ट टर्म ही तो। जैसे मान लीजिए कि कोई एपी लिखी हुई है, मान लीजिए कि एपी है 2, 4, 6, 8, ऐसे करके ये एपी चल रही है। हमने बोला फर्स्ट 1 टर्म का, फर्स्ट 1 टर्म का या फर्स्ट 1 टर्म का आप सम बताओ, तो यही तो होगा। बस इसका सम ही नहीं कर पाओगे किसी के साथ, यही तो फर्स्ट टर्म होगा। यानी कि जो S1 होता है वो सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म होता है। ये क्या होता है, S1 क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट 1 टर्म होता है, और ये नथिंग, इट इज नथिंग, यही फर्स्ट टर्म होता है। यानी कि एपी का फर्स्ट टर्म यही, आप इसको A1 बोल दो या A बोल दो, बात क्या है, सेम है। बात समझ में आई कि नहीं। ओके, अब देखिए, तो ये जिस भी एपी का nth टर्म, ये जिस भी एपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर हम यहाँ S2 निकालें, मतलब n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ जाएगा, 4। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का सम कितना है, 4 है। आप समझिए जरा, हमको टर्म्स नहीं पता चल पा रहे हैं, बस हमको फर्स्ट टर्म पता चल पाया, वो कितना है, 3। हमको टर्म्स नहीं पता चल पा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट 2 टर्म्स का सम पता चल गया। अगर हम यहाँ n की वैल्यू 3 रखें तो S3 कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3, 4 3 का कितना होता है, 12, माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया, 12 माइनस 9 5, करेक्ट। तो ये क्या है, ये फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ गया। अब समझ गए क्या चल रहा है मामला उसको इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो जरा, तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या किया है, ये तो मैंने आपको समझाया। जैसे कि अगर हम आपको बोले फर्स्ट 10 टर्म्स का सम बताओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ n की वैल्यू 10 रख दीजिएगा, तो जो भी एपी होगी उसके शुरू के 10 टर्म्स का सम आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। देखिए इन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, और इसका जवाब हम आपको दे चुके हैं। ब्रैकेट में हम लोगों की बुक में लिखा है कि दैट इज S1। इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगा वो S1 ही तो होगा। मैंने भी आपको बताया, तो इसलिए वो आपको हिंट देना चाहते हैं बस कि S1 निकाल दो तो वही फर्स्ट टर्म होगा। एग्जाम में ये आपको नहीं दिया रहेगा हिंट। ठीक है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो जो फर्स्ट आंसर है वो हम लोगों का आ चुका है। क्या, फर्स्ट टर्म इज व्हाट, फर्स्ट टर्म इज कितना आ गया, फर्स्ट टर्म हमारा 3, तो फर्स्ट टर्म इज 3। आगे पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो आ तो गया, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स निकाला तो मैंने S2, यही तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स है।
ठीक है, तो दूसरा आंसर भी आ गया हम लोगों का, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कितना आ गया 4। आगे क्या पूछा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म। देखो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। बोल रहे हैं सिमिलरली फाइंड द, जब उसने थर्ड टर्म पूछा है आपको, उसने फर्स्ट 3 टर्म का सम नहीं पूछा है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं गलती, फाइंड द थर्ड टर्म जब उसने पूछा है, 10th टर्म पूछा है, nth टर्म पूछा है, तो बच्चे क्या निकाल के देते हैं, थर्ड टर्म की जगह वो S3 निकाल के देते हैं। ये थर्ड टर्म थोड़ी ना है, थर्ड टर्म क्या होता है बताइए, थर्ड टर्म तो A3 होता है, ये होता है थर्ड टर्म AP का। बात समझ में आएगी नहीं, तो थर्ड टर्म आपको निकाल के देना है। ओके, S3 तो क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स थोड़ी ना पूछा है उसने। अब बच्चे यहाँ पर ये बोलते हैं मेरे से कि सर जब उसने फर्स्ट टर्म बोला तब तो आपने S1 निकाला था। अरे भाई, जो फर्स्ट टर्म होता है वही तो शुरुआत के 1 टर्म का सम होता है, क्योंकि शुरुआत का 1 टर्म एक ही तो टर्म होता है, उसका सम तुम किसके साथ निकालोगे। तो शुरुआत का जो फर्स्ट टर्म होता है वो तो S1 होता है, लेकिन S2 इज अ डिफरेंट थिंग एंड A2 इज अ डिफरेंट थिंग। A2 का मतलब सेकेंड टर्म, लेकिन S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। A3 का मतलब थर्ड टर्म, लेकिन S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। तो जब उसने तुमसे थर्ड टर्म पूछा है तो तुम्हें A3 निकालना है, उसके बाद 10th टर्म पूछा है तो तुम्हें क्या निकालना है, A10 निकालना है, और nth टर्म पूछा है तो तुम्हें क्या निकालना है, AN निकालना है। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। अब देखिए बात समझिए जरा, देखिए हम एक काम करते हैं, आपको हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है, हमने आपको बताया था, बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमने आपको जब हम आपको एग्जाम्पल करा रहे थे 5.3 के पहले, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, याद है nth टर्म कैसे मिलता था, Sn माइनस 1, मतलब n टर्म्स का सम माइनस n माइनस 1 टर्म्स का सम। करेक्ट, अब देखिए Sn आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 4n माइनस n स्क्वायर, तो Sn की जगह हमने क्या रख दिया, यानी कि n टर्म्स का सम 4n माइनस n स्क्वायर। करेक्ट, तो nth टर्म हम इस तरीके से निकाल लेंगे, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब बहुत ध्यान देना है, ध्यान से देखिए जरा, क्या करना है हमको, ये जो है आपका Sn माइनस 1, अगर हम आपसे पूछें, ये देखिए ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, Sn इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4n माइनस n स्क्वायर। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं बोलूँगी भाई मुझे आप S2 निकाल के दो, तो आप n की जगह 2 रख दोगे, ठीक। अगर मैं बोलूँ S3 निकाल के दो, यानी कि शुरुआत के 3 टर्म्स का सम, तो n की जगह 3 पुट कर दोगे। S4 पूछूँ तो आप क्या निकाल के दे दोगे, n की जगह 4 पुट करोगे। S5 पूछूँ, n की जगह 5 पुट करोगे। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे क्या पूछूँ Sn माइनस 1, तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, n माइनस 1। बात समझ में आई कि नहीं, तो यानी कि Sn माइनस 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू n की जगह हम क्या रखेंगे, n माइनस 1। और ध्यान रहे 4 n में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो n की जगह जब तुमने n माइनस 1 रखा है तो इस n माइनस 1 को ब्रैकेट में रखना है। क्यों, क्योंकि 4 इसमें क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। जैसे 4 n में कर रहा था वैसे 4 अब n माइनस 1 पूरे में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस n का स्क्वायर, n की जगह आप क्या रखोगे, n माइनस 1, और देखो n का स्क्वायर था तो n माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे। कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, अब यहाँ पे रख दीजिए आप, तो ये जो Sn माइनस 1 यानी कि शुरुआत के फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, इतना है, इसको रखिए 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर। करेक्ट, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, देखिए थोड़ा सा इसको आप सॉल्व कर लीजिए, अंदर 4 इंटू n 4n होता है, और प्लस माइनस माइनस 4 1 द 4, ओके, माइनस, अब ध्यान दीजिएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग ब्रैकेट में रख के एक्सपैंड करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला से। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब n का स्क्वायर, a की जगह क्या है n, माइनस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a की जगह क्या है n, तो 2 इंटू n 2n इंटू 1, तो 2 इंटू n इंटू 1 यानी कि 2n आ जाएगा भाई, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, तो 2n आ गया, और प्लस b का स्क्वायर यानी कि b की जगह क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये जो हमने फॉर्मूला लगाया, ये हमने n माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्सपैंड किया, ठीक है। अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब
थोड़ा ध्यान आपको ये देना है कि आपको शुरुआत में ब्रैकेट में रख के सॉल्व करना है, ठीक है। 4n माइनस 4, देखिए अब देखिए माइनस प्लस माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और माइनस माइनस प्लस 2n, ओके, और माइनस प्लस माइनस 1, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हमको करना है, तो कहाँ पे करें? हाँ, सब जगह तो आंसर वगैरह कर रखा है हमने, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो nth टर्म हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि an इज गिवन बाय, ये nth टर्म है 4n माइनस एन स्क्वायर, 4n माइनस एन स्क्वायर, करेक्ट, माइनस, और ब्रैकेट के अंदर पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। तो ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ये क्या लिखा हुआ है 4n, और ये क्या है 2n, तो 4n प्लस 2n कितना हो जाएगा 6n, तो ये हो गया आपके पास 6n, करेक्ट। उसके बाद आप नंबर्स को देखिए, नंबर्स को देखिए स्टूडेंट्स, ये -4 है और ये -1 है, -4 और -1 कितना होता है -5, तो ये -5 हो जाएगा। उसके बाद आप n स्क्वायर वाले टर्म को देखिए, ये रहा, केवल आपके पास यहाँ पर -n स्क्वायर है, तो इसको हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया, -n स्क्वायर, ओके। अब क्या करेंगे, nth टर्म इज इक्वल्स टू 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, माइनस से ब्रैकेट खोलिए, माइनस प्लस माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5 और माइनस माइनस प्लस n स्क्वायर, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, n स्क्वायर पॉजिटिव n स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो गया, ओके। तो nth टर्म जो आ गया मेरा वो कितना आ गया, nth टर्म इज इक्वल्स टू, देखिए 4n माइनस 6n कितना हो जाएगा -2n, तो -2n और प्लस 5। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, दिस इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म। तो nth टर्म हमारा -2n प्लस 5 लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए nth टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 5 को पहले लिख दो पॉजिटिव है, और -2n को बाद में लिख दो, रीअरेंज कर लो, क्या क्या हो गया, है ना। तो ये रीअरेंज, तो ये nth टर्म आ गया, ये क्या आ गया आपका nth टर्म। अब देखिए एक चीज़ खास बात यहाँ पे आप देख रहे हो, जो nth टर्म आपने निकाला है वो nth टर्म n में लीनियर है, ध्यान से चेक करिए, ये nth टर्म n में क्या है, लीनियर है, n की पावर मैक्सिमम 1 है। जब हम nth टर्म निकाल रहे थे तो ध्यान से चेक करिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो गया था, तो क्वाड्रेटिक वाला टर्म खत्म हो गया था, और हमने पढ़ा था जब nth टर्म n में लीनियर होता है तो वो किसको बताता है, वो AP के टर्म को बताता है, ठीक। तो अब ये आ गया आपके पास nth टर्म। अब आपको क्या फाइंड करना है बताइए, nth टर्म तो आपने निकाल लिया, अब आपको थर्ड टर्म फाइंड करना है, निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से। जब nth टर्म आ चुका है तो A3 A4 A5 जो पूछ रहा है सब निकाल सकते हो। तो अगर हमको थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, बोलिए, n की वैल्यू इसमें हम कितनी पुट करेंगे 3, है ना, 3 पुट करेंगे ना, थर्ड टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू n की वैल्यू 3 रखो, 2 3 से कितना होता है 6, और तो A3 थर्ड टर्म हमारा आ जाएगा कितना, 5 माइनस 6 कितना होता है -1, तो ये आ गया आपका थर्ड टर्म, करेक्ट। और क्या पूछा था, 10th टर्म पूछा था, तो 10th टर्म इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर n की जगह इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे 10, तो 5 माइनस 2 इंटू 10 कितना होता है 20, और 5 माइनस 20 कितना होता है -15 होता है, ठीक है। यानी कि 10th टर्म कितना हो गया, 10th टर्म हो गया हम लोगों का -15, ओके। अब शुरुआत से एक बार फिर से देख लीजिए आप क्या क्या आपको इन्होंने पूछा था। सबसे पहले पूछा था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमने जवाब दिया द फर्स्ट टर्म इज 3, यही आपका फर्स्ट टर्म है A, ओके। उसके बाद पूछा था व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, तो द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म इज व्हाट 4, करेक्ट। उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद पूछा था कि सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो हमने थर्ड टर्म -1 बता दिया, एंड 10th टर्म हमने -15 बता दिया, और nth टर्म 5 माइनस 2n, या आपकी बुक में अगर -2n प्लस 5 लिखा हो तो बात क्या है, सेम है, ठीक है। अब देखिए खास बात यह है कि कुछ बच्चे पहले इस पे फोकस करने लगते हैं कि वो थर्ड टर्म 10th टर्म पहले निकालने लगते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, पहले आप nth टर्म निकाल के रख लो, nth टर्म जब आ जाएगा आपका जो कि n में लीनियर होगा, तो आप n की वैल्यू बदलते जाओ, n आप 3 रखो तो थर्ड टर्म आ जाएगा 10 रखो तो 10th टर्म आ जाएगा, 11 रखो 11th टर्म आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा, तो ये सब तो हो गया, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि एग्जाम में उन्होंने nth टर्म नहीं पूछा है आपसे, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में उन्होंने nth टर्म आपसे नहीं पूछा है, चलो कोई बात नहीं,
और सिर्फ आपसे एग्जाम में उन्होंने थर्ड टर्म पूछ लिया और 10th टर्म पूछ लिया है, तब हम कैसे करेंगे? तब हम डायरेक्टली फटाफट कर देंगे। देखो कैसे, देखिए हमने पढ़ा था कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अगर हमको वो थर्ड टर्म पूछता, ठीक है, तो हम क्या करते, S3 माइनस S3 माइनस 1। कोई डाउट है? देखो ना, nth टर्म पूछता है तो Sn माइनस Sn माइनस 1, तो थर्ड टर्म पूछ रहा है तो S3 माइनस S3 माइनस 1। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो ये हो जाता, थर्ड टर्म कितना हो जाता है, S3 और माइनस 3 माइनस 1 2, यानी कि S2। शुरुआत के 3 टर्म्स का सम माइनस शुरुआत के 2 टर्म्स का सम, तो S3 माइनस S2 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। S3 कहाँ से निकालते हैं आप बताइए? इस फॉर्मूले से S3 निकालते, कितना आ जाता है S3 बताइए? 4 3 12 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 12 माइनस 9, S3 कितना आ जाता है 3 माइनस S2 शुरुआत के 2 टर्म्स का सम, तो वो तो हमने पहले ही निकाल रखा था, कितना था 4, ठीक है, तो 3 माइनस 4 माइनस 1 आ गया, और देखिए थर्ड टर्म माइनस 1 ही आया, यहाँ से भी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? और इसी तरीके से मान लीजिए कि आपसे 10th टर्म उन्होंने पूछा होता, ठीक है, एग्जाम में, तो 10th टर्म कैसे निकालते, S10 माइनस S10 माइनस 1, ओके। तो जो थर्ड टर्म है वो आ जाता कितना, S10 माइनस 10 माइनस 1 9, यानी कि शुरुआत के 10 टर्म्स का सम माइनस 9 टर्म्स का सम, तो ये कितना आ जाता, 10th टर्म शुरुआत के 10 टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं, n की जगह 10 रखो तो कितना हो जाता, 4 10 40 और माइनस 10 का स्क्वायर 100, 40 माइनस 100 माइनस 60, ठीक है, तो S10 माइनस 60 आता, माइनस S9 कितना आता, n की जगह 9 रखो, 4 9 जा 36, ओके, 4 9 जा 36 और माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये आ जाता माइनस का कितना, 11 माइनस 6 होता 5, और यहाँ 7 माइनस 3 4, माइनस 45 आ जाता, ठीक है। तो S9 हमारा कितना आ जाता, माइनस 45, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 45, ओके। तो 10th टर्म देख लीजिए फिर से कितना आ गया, माइनस 15 ही आ गया कि नहीं आ गया, और हमने nth टर्म का फॉर्मूला ड्राइव करके उससे निकाला था तब भी। तो जैसे करना है आपको वैसे कर लो, लेकिन आप एक खास बात ये ध्यान रखिए कि nth टर्म का फॉर्मूला आपको निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1 से, ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो शुरुआत के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमको बताने हैं जो 6 से डिविजिबल हो। अब ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि 2 डिजिट हो या 1 डिजिट हो, तो हमको तो चाहे 2 डिजिट हो शुरुआत के, चाहे 1 डिजिट हो, सभी नंबर्स लेने, सभी पॉजिटिव इंटीजर लेने जो क्या हो 6 से डिविजिबल हो या 6 के मल्टीपल हो। बात क्या है, सेम। तो देखिए जरा सॉल्यूशन में आपका जो फर्स्ट नंबर होगा 6 से डिविजिबल हो 6 हो जाएगा, भाई 6 की टेबल ही तो चलाएंगे और क्या करेंगे, है ना। सेकेंड नंबर 12 हो जाएगा, थर्ड नंबर 18, फिर 24, फिर 30। इस तरीके से करते करते आपको टोटल कितने टर्म्स लेने, 40, है ना। 6 की टेबल में आने वाले जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं टोटल 40 नंबर्स लेने हैं। क्यों, क्योंकि वही टोटल 40 नंबर्स ऐसे नंबर्स होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे, है ना। तो यानी कि अगर टोटल टर्म्स कितने 40, तो n की वैल्यू भी हमको पता चल गई कितनी है 40, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 40। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, यानी कि ये आपको एक AP दिख रही है और इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 6 और इसका कॉमन डिफरेंस भी कितना है 12 माइनस 6 6, ठीक है। तो इस AP का हमको 40 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे Sn इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ईजिली आंसर आ जाएगा हमारा। तो S n की वैल्यू कितनी रखेंगे 40, तो 40 टर्म्स का सम इज इक्वल्स टू n की जगह 40 रखिए, तो 40 अपॉन 2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है 6, तो 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n कितना है 40, 40 माइनस 1 39, और इंटू डी कितना है 6 है। बस इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 2 और ये 20 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो S 40 इज इक्वल्स टू, यहाँ आ गया आपके पास 20 और ब्रैकेट में 12 प्लस 6 9 जा 50, 6 9 जा कितना हो जाएगा 54, 5 6 3 जा कितना होगा 18, और 18 प्लस 5 23, ओके। ऐड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 20 इंटू, हाँ भाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 4, 246।
अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से करिए और पीछे एक 0 लगा दीजिएगा, 2 6 ज़ा 12, 1 2 4 ज़ा 8 9 2 2 ज़ा 4 और 0, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 6 इज 4920। कर लीजिए। नाउ 13 क्वेश्चन इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, है ना। मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब 8 की टेबल में आने वाले, ओके। तो देखिए 8 16, 8 की टेबल चला दीजिए आप, 8 3 24 फिर 32, इस तरीके से करते करते टोटल आपको कितने टर्म्स लेने हैं, 15 टर्म्स। क्यों? क्योंकि 15 टर्म्स ही 15 मल्टीपल होंगे, शुरुआत के 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 लेने हैं आपको, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 15, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का। तो बहुत इजी है, s 15 निकाल लेंगे। अब क्या होगा, n/2 यानी कि 15/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है 8, तो 2 इंटू 8 16 और प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है आपका 15, तो 15 - 1 कितना होता है 14 इंटू डी, डी क्या हो जाएगा 16 - 8 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 15/2, ओके। और अंदर से अगर आपको 2 कॉमन लेना हो तो ले लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, मर्जी है आपकी, ठीक है। 16 और प्लस कितना हो जाएगा ये 112, 14 इंटू 8 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15/2 इन द ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 6 + 2 8 और 1 + 1 2 128। अब ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा और 2 6 ज़ा और 2 4 ज़ा, करेक्ट। तो ये आ गया आपका 15 × 64, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये, हाँ सॉल्व कर लिया है। 64 × 15 कितना हो जाएगा 5 4 ज़ा 22, 5 6 ज़ा 30 32 और ये जाएगा 1 4 ज़ा 4 और 1 6 ज़ा 6, तो आई थिंक ये आ जाएगा कितना 960, ओके। तो 960 इज द रिक्वायर्ड सम। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, प्लीज फोकस करें, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में आपको ऑड नंबर्स का सम बताना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, ये रहा आपका 0 और यहाँ कहीं आएगा 50, ओके। 0 और 50 के बीच में ऑड नंबर आइए लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होगा 1 एक ऑड नंबर है, सबको पता है, ऑड जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, 0 को इवन माना जाता है कि ऑड? 0 इवन नंबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा 0 इवन नंबर होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि आप चेक करिए 0/2 अगर हम करें तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा, ठीक है। तो ये 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए 0 एक इवन नंबर माना जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद आपको ऑड नंबर लेने 0 और 50 के बीच में, तो 1 3 5 7 8 नहीं ले सकते हो, 8 तो इवन है, फिर 9, इस तरीके से करते करते ध्यान से देखिए आप कहाँ तक पहुँच जाओगे, आप पहुँच जाओगे 49 तक, करेक्ट। ध्यान से सुनिए 49 भी एक ऑड नंबर है जो कि 0 और 50 के बीच में आता है, बात समझ में आई। और 49 के बाद आ जाएगा 50। अब हम क्या करते हैं, देखिए 0 को हम काट देते हैं, हटा देते हैं, और 50 को भी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, बिटवीन 0 एंड 50, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका सम बताना था, ठीक है। और अगर हम लोग ध्यान से चेक करें तो ये एक AP बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। देखिए 3 - 1 2 होता है, 5 - 3 2 होता है, 7 - 5 2 होता है, 9 - 7 2 होता है, तो ये तो एक AP बन रही है। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 1 है, इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 - 1 कितना है 2 है, ठीक है। अब इस AP का हमको जितने भी टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं इसका सम निकालना है, लेकिन हमको यही नहीं पता कि n की वैल्यू क्या है ना। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं, मतलब 1 से लेके 49 तक ये टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट टर्म है यही nth टर्म हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो nth टर्म है हमारा वो कितना है, जो nth टर्म है वो कितना है 49, करेक्ट। अब nth टर्म के नीचे फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म का, क्या होता है a + n-1 × d इज इक्वल्स टू 49। a की वैल्यू कितनी है बताइए 1, तो 1 रख दिया, और प्लस n-1 × d, d कितना आपका 2 रख दिया, इज इक्वल्स टू 49। 1 को उधर भेज दो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो n-1 × 2 इज इक्वल्स टू इंटू 2 है ये 49 और -1 48। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड,
लेफ्ट में 2 से डिवाइड लगाया, राइट में 2 से 2 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 2 2 जा और 2 4 जा, तो आ गया आपके पास कितना n-1 इज इक्वल्स टू 24। करेक्ट, -1 को राइट में भेज दीजिए तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी कि ये जो 49 है, ठीक है, ये इस AP में कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है, यहाँ 25th पोजीशन पे। ठीक है, कुछ बच्चे इसको गैस करते हैं कि भाई 0 से लेके 50 तक टोटल 25, गैस नहीं करना, आप एकदम परफेक्टली निकाल लो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि 0 से 50 के बीच में, क्योंकि 0 से 50 के बीच में तो गैस करना इजी कि हाँ भाई टोटल 25 ऑड नंबर्स आते होंगे, ये बात हमें समझ में थोड़ी बहुत आती है। लेकिन ये थोड़ी ना कि एग्जाम में 0 से 50 के बीच में उन्होंने पूछ लिया आपसे, अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया 0 से लेके 1000 के बीच में, ठीक है, तो इस तरीके से, या 0 से लेके उन्होंने 998 के बीच में आपसे पूछ लिया, तो आपको तरीके पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब बस कुछ नहीं करना हमको, n की वैल्यू 25 आ गई है। ठीक है, तो हम Sn फॉर्मूला लगा देते हैं n टर्म्स का। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, यहाँ पर हम लगाएंगे n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल, क्योंकि nth टर्म मतलब लास्ट टर्म 49 है ना, पता है ना इस AP का, तो हम n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल लगा लेंगे, यानी कि s, n की वैल्यू 25 टर्म्स का सम कितना होगा 25/2 और इन द ब्रैकेट a कितना है आपका 1 और प्लस l, लास्ट टर्म कितना है 49। करेक्ट, तो ये आ जाएगा आपके पास 25/2 इंटू 49 प्लस 1 कितना होता है 50 और 2 1 जा और ये कैंसिल होएगा। और एक बहुत फेमस आपके पास आ गया स्क्वायर 25 इंटू 25, 25 इंटू 25, 25 का स्क्वायर 625, ये बहुत ज़्यादा हम लोग को याद होता है, क्लास 10th में से बहुत क्वेश्चन है जिसमें 25 इंटू 25 मिलता है। तो जो रिक्वायर्ड सम है वो कितना आ गया 625। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत लेंदी लग रहा है, ये पढ़ने में लेंदी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी जॉब स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर और डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। ठीक है, तो देखिए कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ठीक है, और जो कॉन्ट्रैक्ट लिया जा रहा है उस पर एक शर्त है, उस पर शर्त क्या है, मतलब जैसे जो ठेकेदार होते हैं जो ठेका लेते हैं, ठीक है, तो जो भी ठेकेदार होगा, जो भी कंस्ट्रक्टर होगा जिसने ठेका लिया है सामने से कंस्ट्रक्शन वर्क का, उसको ये रूल बताया गया है। क्या रूल बताया गया कि भाई देखो पेनाल्टी लगेगी, अगर काम डिले करोगे तो पेनाल्टी लगेगी, और पेनाल्टी का रूल किस हिसाब से, देखिए इस हिसाब से कह रहा है कि फॉर डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड अ, भाई फाइन लगता है ना पेनाल्टी, तो वही फाइन दिया हुआ है आपको, क्या जब काम नहीं करके दोगे सही टाइम पे तो पेनाल्टी लगेगा। फॉर डिले ऑफ अ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। मतलब समझिए, अगर एक दिन का डिले करोगे तो कितना लगेगा, मतलब पहले दिन का ही अगर डिले कर दोगे, जैसे मान लो तुमने बोला कि भाई हम महीने की 1 तारीख से काम स्टार्ट करेंगे और तुम 1 तारीख को गए ही नहीं, ठीक है, तो चलो हम डेट डाल देते हैं, तो सपोज ये मंथ की डेट इधर हम डाल रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट है, आज 1 ऑफ मंथ है, जो भी मंथ है, तो आज महीने की पहली तारीख गया ही नहीं, जब नहीं जाएगा तो यहाँ हम पेनाल्टी लिख रहे हैं, ज़रा ध्यान से चेक करो कितनी पेनाल्टी लग जाएगी बताओ, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, तो पहले दिन ही उसको ₹200 पेनाल्टी लग जाएगी। करेक्ट, आगे पढ़िए, कह रहा है ₹200 फॉर द सेकेंड डे, मतलब अगर सेकेंड डे नहीं आया तो पेनाल्टी कितनी लग जाएगी, मतलब जब मंथ का सेकेंड डेट लगेगा, सेकेंड ऑफ द मंथ, तो ₹250 पेनाल्टी लग जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर वो 2 दिन तक नहीं काम उसने स्टार्ट किया, जो भी कंस्ट्रक्टर है या जिसने भी ठेका लिया है, ठीक है, तो 2 दिन तक अगर उसने काम नहीं स्टार्ट किया तो बताओ उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा, 200 तो ये देना पड़ेगा पहले दिन का, और दूसरे दिन भी नहीं गया तो 250 और देना पड़ेगा, नहीं टोटल 450 देना पड़ेगा पेनाल्टी। ठीक, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ₹300 फॉर द थर्ड डे, मतलब तीसरे दिन भी नहीं गया सपोज, तो अब उसको कितना देना पड़ेगा ₹300। फिर कह रहा है कि एटसेट्रा, इसी तरीके से चलता रहेगा, मतलब द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। ठीक है, मतलब कि अगर फर्स्ट डे काम पे नहीं जाता है तब तो फिक्स कर दिया कि भैया पहले दिन का पेनाल्टी ₹200 लगेगा, उसके बाद हर एक दिन का 50-50 रुपये बढ़ता रहेगा। बात समझ में आई? यानी कि 4th डे अगर वो ना जाए, 4th ऑफ द मंथ, तो पेनाल्टी कितना लगेगा 350। अच्छा जरा सोचो, अगर 4 दिन तक ना जाए वो, तो उसको देना कितना पड़ेगा टोटल पेनाल्टी? कोई सोचेगा कि 350 देना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाओ,
भाई वो तो पहले दिन भी नहीं आया, पहले दिन की पेनाल्टी तो 200 रुपये लगेगी, वो तो दूसरे दिन भी नहीं गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दूसरे दिन की जो पेनाल्टी होगी वो कितनी हो जाएगी? 250 दिया है ना इन्होंने कि 250 फॉर द नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे जो पेनाल्टी होती है फाइन बढ़ा दिया जाता है 50 रुपये से। अब 200 नहीं लिया जाएगा, 250 रुपये लिया जाएगा। अगर तुम तीसरे दिन नहीं आए तो तीसरे दिन का जो फाइन है वो दूसरे दिन से भी ज़्यादा लिया जाएगा, 50 रुपये। तो तीसरे दिन 300 रुपये देना पड़ेगा उसको, और फोर्थ डे उसको 350 देना पड़ेगा। तो अगर 4 दिन तक ना आए तो उसको टोटल दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बात समझ में आई? अब देखते हैं जरा क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनाल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। कह रहा है अगर ये जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसने भी काम का ठेका लेके भी हम करा देंगे, वो 30 दिन तक गया ही नहीं, उसने 30 दिन तक 30 डेज तक उसने काम डिले कर दिया, तो कह रहा है कि बताओ उसको टोटल कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। अब सोचिए जरा आप, अगर इसी तरीके से वो करते 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 उसने 30 डेज कर दिए, ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से ये टर्म्स आते जाएंगे। जैसे कि 5th डे जो आपके पास टर्म आएगा वो ₹350 प्लस 50 यानी कि 400 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते 30 टर्म्स हमको टोटल निकालने पड़ेंगे और उनका सम निकालना पड़ेगा, तब हमको पता चलेगा कि वो 30 डे डिले करेगा तो उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब आप क्लियरली देखिए ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही है ना? इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है बोलिए? 200, ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 250 माइनस 200 कर दो तब भी 50 आएगा, 300 माइनस 50 कर दो तब भी 50 आएगा, यानी कि 50। ओके, अब आपको इस एपी के शुरुआत के 30 टर्म्स का सम निकालना है ना, क्योंकि वो 30 डे अगर डिले करेगा तो कितना फाइन उसको देना पड़ेगा। तो ये जितने भी फाइन हर दिन लग रहे हैं उसके ऊपर सबको हमको ऐड करना है, यानी कि इस एपी का हमको सम निकालना है 30 डेज के लिए, यानी कि शुरुआत के 30 टर्म्स का सम निकालना है। तो SN इज इक्वल्स टू n/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो S और n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम लोग? 30 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 30 रखिए, तो 30/2 इन द ब्रैकेट 2 इंटू a कितना है? 200, तो 2 इंटू 200 कितना हो जाएगा? 400, और प्लस n-1, n की वैल्यू कितने दिनों तक की बात करी गई? 30 टर्म्स का सम निकाल रहे हो है ना, तो क्या हो जाएगा? 30 - 1 कितना हो जाएगा? 29 इंटू डी कितना है? 50। करेक्ट, सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 15 टाइम जाएगा, तो आगे आपके पास 15 और इन द ब्रैकेट 400 और प्लस 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 9 का कितना होता है? 45, 4 5 2 10, 10 प्लस 4 कितना होता है? 14, और ये 0 ऐसे ही लग जाएगा। 1450 प्लस 400 1850, यानी कि 15 इंटू 1850, तो इज इक्वल्स टू ये जो भी आंसर आएगा रुपीज़ में आएगा, क्योंकि पेनाल्टी लग रही है उस पर, तो यूनिट क्या होगा? रुपीज़। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1850 को हमको मल्टीप्लाई करना है किससे? 15 से, तो 5 0 0, 5 5 25, 2 5 8 40 प्लस 2 42, 5 1 5 प्लस 4 9। ओके, अब 1 0 0, 1 5 5, 1 8 8, 1 1 1, 0 5 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 2। सुनिए भाई, 27,750 रुपीज़ का पेनाल्टी लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, तो रुपीज़ 27,750, ठीक है। अब एग्जाम में आंसर कैसे करना है? आप लोग लैंग्वेज नहीं लिखते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग लिखेंगे कि देयरफॉर द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे रुपीज़ 27,750 एज पेनाल्टी। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है अ सम ऑफ रुपीज़ 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू students of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹20 less than its preceding prizes, find the value of each of the prizes. क्वेश्चन समझिए, देखिए कह रहा है कि सम ऑफ रुपीज़ 700, ठीक है, 700 रुपये हैं टोटल, ठीक है। सम ऑफ रुपीज़ 700 का मतलब टोटल 700 रुपीज़ है, और इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है एज अ प्राइस के रूप में हमको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कितने स्टूडेंट्स में? 7 स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो देखिए ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट, ये थर्ड स्टूडेंट, ये फोर्थ स्टूडेंट, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th स्टूडेंट। अब ये 700 रुपीज़ हमको इस तरीके से इनको प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि क्या हो जाए? ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइजेस। देखो जो फर्स्ट आया होगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा, जो सेकंड आया होगा उसको 20 रुपये कम मिलेंगे। पढ़िए ना, इफ़ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब
अगर हम सेकेंड प्राइस की बात करें तो सेकेंड प्राइस फर्स्ट प्राइस से 20 लेस होगा। थर्ड प्राइस जो होगा वो सेकेंड प्राइस से 20 रुपीज़ लेस होगा। फोर्थ प्राइस जो होगा वो प्रीसीडिंग इसका कौन है, थर्ड प्राइस से ₹20 लेस होगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पता है क्या, हम अज्यूम करते हैं, इन्होंने क्वेश्चन कराया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सपोज जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको जो प्राइस मिला वो ₹A मिला। कितना मिला, ₹A। तो इसको जो प्राइस मिला ₹P अज्यूम कर लो या ₹A अज्यूम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसको मिला कितना, ये जो भी मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ ये रुपीज़ में रहेंगी, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसको मिला ₹A। तो सेकेंड प्राइस कितना होगा बताओ, A में से 20 माइनस कर दीजिए, तो A में से 20 माइनस करोगे तो कितना होगा, A - 20, यानी कि इसको कितना मिलेगा, जो दूसरा बच्चा है इसको मिलेगा A - 20। थर्ड स्टूडेंट को कितना मिलेगा बताइए, A - 20 में -20 करो तो कितना हो जाएगा, A - 20 -20, तो A - 40 हो जाएगा कि नहीं, -20 - 40, तो इसको मिलेगा A - 40। इसको कितना मिलेगा, A - 60, इसमें -20 करो, इसको कितना मिलेगा, A - 80, इसको कितना मिलेगा, A - 100। ओके, और इसको कितना मिलेगा, इसमें और -20 करो तो -100 - 20 -120। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए ज़रा, क्या ये एक AP नहीं बन रही है, इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है, A, तो जो फर्स्ट टर्म हो गया वो कितना हो गया, A। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे बताओ, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है, A - 20 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, A2 माइनस A1। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A - 20, देखो A - 20 ऐसे रहेगा, माइनस A, देखो A नेगेटिव A पॉजिटिव कैंसिल, आंसर कितना आ गया, -20, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -20। अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं आ रहा है तो आप A3 - A2 से निकाल सकते हैं। भाई ये A1 है फर्स्ट टर्म, और ये क्या है, A2, ये क्या है, A3, ये क्या है, A4, ये क्या है, A5, और ये क्या है, A6। कहीं से भी आप निकाल लो, A7 - A6 से निकाल लो, चलो A7 - A6 से निकाल लो, D आप, A7 कितना है, A - 120 माइनस A6 कितना है, A - 100, सॉल्व कर लीजिए, A - 120 माइनस ब्रैकेट खोलो, -A और माइनस प्लस 100। ठीक है, तो A से A कैंसिल होगा, -120 प्लस 100 -20 तो आएगा। यानी कि हम अपनी कॉपी में क्या लिखेंगे बताइए, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे कि बाय ऑब्जर्वेशन दैट द कॉस्ट ऑफ दीज प्राइजेस आर इन AP हैविंग द कॉमन डिफरेंस -20 एंड द फर्स्ट टर्म A। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन से क्या देखते हैं कि ये जो प्राइजेस हैं ये एक AP फॉर्म करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म हमने A अज्यूम किया हुआ है और कॉमन डिफरेंस कितना है, -20। अब एक बात बताइए, A रुपीज़ प्लस A - 20 रुपीज़ प्लस A - 40 रुपीज़, अगर इन सभी रुपीज़ को हम लोग ऐड कर दें तो कितना आना चाहिए बताइए, कितना आना चाहिए, ₹700 ना, यही 700 तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि इस AP का अगर हम सम कर दें तो वो सम जो होगा, टोटल कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स, तो जो 7 टर्म्स का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बताइए, 700 के। ठीक है, बस अब लगा दीजिए फॉर्मूला, S7 क्या हो जाएगा, S7 n/2 यानी कि 7/2 इन द ब्रैकेट 2 × A कितना है, A, और प्लस n - 1 × D, n की वैल्यू कितनी है, टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं, 7 टर्म्स हैं टोटल AP में। ठीक है, तो 7 - 1 × D, 7 - 1 6, और इंटू D कितना है, -20, तो 7 - 1 6 इंटू D कितना है, -20। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए, S7 जो आपको सम दिया है ये 7 टर्म्स का, क्योंकि दिस रुपीज़ प्लस दिस रुपीज़ प्लस दिस रुपीज़ प्लस, क्योंकि यही 700 रुपीज़ तो इसमें बांटे गए ना, तो सबको अगर हम ऐड कर देंगे 700 आएगा, यानी कि इस AP के 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 700 इज इक्वल्स टू 7/2, ओके, इन द ब्रैकेट 2A, और देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6 × 2 12 और 0, ये हो गया। कोई डाउट है बताइए। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा आपके पास 700 इज इक्वल्स टू 7/2
इस ब्रैकेट से 2 कॉमन लोगे, यहाँ a बचेगा और माइनस यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 60 बच जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या आ गया आपके पास? आपके पास आ गया 700 इज इक्वल्स टू 7 और इन द ब्रैकेट a माइनस 60, करेक्ट। अब नाउ डिवाइडिंग बाय 7 बोथ साइड, ये देखिए 7 पूरा इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हटाने के लिए 7 से राइट में 7 से लेफ्ट में डिवाइड लगा दिया, 7 से 7 गया 7 और ये 100 टाइम्स जाएगा तो 700, तो ये आ गया 100 इज इक्वल्स टू a माइनस 60। तो 60 को लेफ्ट में भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, जाके 100 में ऐड हो जाएगा। 100 प्लस 60 इज इक्वल्स टू a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 100 प्लस 60 यानी कि 160। तो अब आप फाइनल आंसर करोगे क्या कि द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज वॉज, कैसे लिखोगे लैंग्वेज? द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज वॉज, अब क्या क्या लिखना है सुनो। पहले बच्चे को बताइए कितना मिला, a की वैल्यू 160 आ गई तो ₹160। दूसरे स्टूडेंट को 160, a की वैल्यू 160 में से 20 माइनस करो, कितना आ जाएगा? ₹140। थर्ड स्टूडेंट को कितना मिला होगा? 120। नेक्स्ट 20 माइनस करते जाओ, 100। फिफ्थ स्टूडेंट को कितना मिला होगा? ₹80। सिक्स स्टूडेंट को ₹60 और सेवन्थ स्टूडेंट को ₹40। अब आप एक काम वेरीफाई भी कर सकते हो, इन सभी को अगर आप ऐड करोगे इन सभी रुपीज़ को तो आपको क्या मिल जाएगा वापस से? ₹700। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। तो फाइनल में फिर बता दे रहा हूँ हम आंसर कैसे करेंगे। हम लिखेंगे द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेज वॉज ₹160, ₹140, ₹120, ₹120, ₹100, ₹80, ₹60, ₹40। कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, आप परेशान ना होइए, आराम से इसको पढ़िए। कह रहे हैं इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ओके, एक स्कूल में बच्चों ने सोचा कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए अपने स्कूल के आसपास वो ट्रीज प्लांट करेंगे। कह रहा है इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। इसका क्या मतलब है? मतलब इसका ये मतलब है कि रूल ये बनाया गया प्लांट लगाने का कि जो मतलब जैसे जो कोई जो क्लास है, मतलब जैसे क्लास फर्स्ट है तो क्लास फर्स्ट के बच्चे मिल के, अब जितने भी बच्चे हों उस क्लास में उससे मतलब नहीं है, क्लास फर्स्ट के बच्चे फर्स्ट क्लास में है ना तो 1 प्लांट लगाएंगे। क्लास सेकेंड के बच्चे जितने भी बच्चे हों क्लास में लेकिन सारे बच्चे मिलके 2 प्लांट लगाएंगे। थर्ड क्लास के बच्चे चाहे जितने बच्चे हों क्लास में 3 प्लांट लगाएंगे। फोर्थ क्लास के बच्चे 4 प्लांट लगाएंगे। फिफ्थ क्लास के बच्चे 5 प्लांट्स लगाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम टेबल बनाएं, आप इस समझिएगा, बाद में भी एक कंडीशन दी हुई है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए फर्स्ट क्लास के जो स्टूडेंट्स होंगे वो कितने प्लांट ट्री करेंगे, यहाँ पर हम क्लास लिख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक, फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे। आपको दिया भी हुआ, आगे पढ़िए, कह रहा है कि it was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class। जो उनकी क्लास है, अगर क्लास फर्स्ट है तो 1 प्लांट लगाइए, क्लास 2 है तो 2 प्लांट्स लगाइए। कह रहा है in which they are studying, example a section of class 1 will be plant 1 tree and a section of class 2 will plant 2 tree and so on till class 12। ठीक, अब समझिए जरा बात को, समझिए। देखिए सेकेंड क्लास का बच्चा, मतलब सेकेंड क्लास के जो स्टूडेंट होंगे वो 2 ट्रीज प्लांट करेंगे। थर्ड क्लास के बोलिए 3, फोर्थ क्लास के बोलिए 4। अब देखिए ध्यान से चेक करिए, ऐसे करते करते आप कहाँ तक पहुँच जाओगे? क्लास 12 तक पहुँचोगे। 12th क्लास के बच्चों को कितने प्लांट लगाने पड़ेंगे? 12। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन जरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास के 3 सेक्शन हैं। मतलब अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करेंगे तो आप 3 क्लासरूम्स में जा सकते हो, आपके स्कूल में भी होगा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेक्शंस होते हैं ना। आप सेकेंड क्लास में जाओगे तो 3 क्लासरूम होंगे, सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड सी। ओके,
तो थोड़ा सा ध्यान से जरा चेक करिए क्या कि फर्स्ट क्लास के सपोज 3 सेक्शन हैं, कितने, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सेकेंड क्लास के भी 3 सेक्शन हैं, फर्स्ट सेकेंड ए, सेकेंड बी, सेकेंड सी। थर्ड क्लास के भी 3 सेक्शंस हैं, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। फोर्थ क्लास के भी 3 सेक्शन हैं और इसी तरीके से करते करते जितनी भी क्लासेस आ रही हैं उनके 3-3 सेक्शन हैं। 12th क्लास के भी 12th ए, 12th बी, 12th सी। अब सुनिए, देखिए एक क्लास का बच्चा मतलब एक क्लास के बच्चे मिलके एक टारगेट को कंप्लीट करेंगे ना, तो सुनिए फर्स्ट ए के जो बच्चे होंगे वो कितना प्लांट लगाएंगे, 1। फर्स्ट बी के बच्चे भी तो 1 प्लांट लगाएंगे मिलके। फर्स्ट बी वाले सेक्शन में जितने भी बच्चे पढ़ते होंगे वो भी तो 1 प्लांट लगाएंगे। फर्स्ट सी सेक्शन में जो पढ़ते होंगे बच्चे, फर्स्ट सी सेक्शन वाली क्लास में, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास में उनका सेक्शन सी है तो सेक्शन मैटर नहीं करता है, बट फर्स्ट क्लास में इसलिए वो 1 प्लांट लगाएंगे। तो मुझे बताइए फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शन हैं, 3 सेक्शन है कि नहीं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। तो फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन मिलके कितने प्लांट लगाएंगे, एक सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा, तो 3 सेक्शन 3 × 1, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई डाउट है? तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड कितने हो जाएंगे, 3। इसको भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? सेकेंड ए के बच्चे कितना प्लांट लगाएंगे, 2। सेकेंड बी के बच्चे भी 2 और सेकेंड सी के बच्चे भी 2। 2 + 2 + 2 6 होता है, तो 2 + 2 + 2 कर दो या 2 × 3 कर दो, बात क्या है, सेम है। अब थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी। थर्ड ए के बच्चे भी 3 प्लांट्स, थर्ड बी के बच्चे भी 3 प्लांट्स, थर्ड सी के बच्चे भी 3 प्लांट्स। बात समझ में आई? इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 9। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, अब आप लोग समझ रहे होंगे कितना आ जाएगा, ठीक। और ऐसे करते करते इसको भी आपको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे जो कॉलम आपको दिखाई पड़ रहा है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड है। तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है वो टोटल 3 प्लांट लगाएंगे। सेकेंड क्लास के टोटल 3 सेक्शन है वो 6 प्लांट लगाएंगे। थर्ड क्लास के 3 सेक्शन 9 और इसी तरीके से 12th क्लास के 3 सेक्शन 36। तो बताओ टोटल प्लांट कितने होंगे, आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तो आपको किसको ऐड करना पड़ेगा, 3 + 6 + 9 + 12 और प्लस करते करते 36। तो आप ध्यान से चेक करके बताइए ये एक एपी बन रही है कि नहीं बन रही है, बताइए। हाँ, इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 3, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 6 - 3, 3, 9 - 6, 3, 12 - 9, 3। तो एक एपी बन रही है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। ओके, और ये बताइए टोटल कितने टर्म्स हैं, 12 टर्म्स हैं, क्योंकि टोटल कितनी क्लासेस हैं, 12। फर्स्ट से लेके 12 तक कितनी क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, टोटल 12 क्लास ही तो होती है, यानी कि n टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी टोटल, इसमें 12 टर्म्स हैं। तो 12 टर्म्स का सम निकाल लीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, S12 = कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n/2 इन द ब्रैकेट a + l लगा सकते हो। a क्या है, 3 और l क्या है, 36, करेक्ट। सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा कितना, 39। तो 6 × 39, 6 9 ज़ा 54, 5 6 3 ज़ा 18 और 18 + 5 कितना होता है, 23, ठीक है। तो फाइनल हम आंसर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। कोई डाउट है, बताइए। हाँ, अब देखिए इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका देखिए इस क्वेश्चन को करने का। हम क्या करते हैं दूसरे तरीके में, पहले हम सेक्शंस को नहीं सोचते हैं, ठीक। हम सेक्शंस को नहीं सोचते हैं और बस हम ये सोचते हैं कि फर्स्ट क्लास का बच्चा 1 प्लांट लगाएगा, सेकंड क्लास का बच्चा 2, थर्ड क्लास का बच्चा 3। तो ये वाला कॉलम देखिए बस आप, और 12th क्लास के बच्चे टोटल 12 प्लांट लगाएंगे। फिर हम सोचते हैं कि टोटल प्लांट्स कितने लगाए जाएंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस तरीके से करते करते 1 + 2 + 3 + 4 प्लस करते करते टोटल 12 प्लांट्स लगाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपने अभी सेक्शंस नहीं सोचे हैं कि 3-3 सेक्शन है हर क्लास के, ये आपने नहीं सोचा। आप क्या मान के चल रहे हो अभी कि एक क्लास का एक ही सेक्शन है, कि बस फर्स्ट क्लास के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, सेकंड क्लास के बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी आप 12 टर्म्स का सम निकाल सकते थे। S12 = क्या जाता, 12/2 n/2 इन द ब्रैकेट a + l। a कितना रखते, 1 और लास्ट टर्म कितना है, ठीक। तो जब आप इसको सॉल्व करते तो 12/2 कितना हो जाता है आपके पास, ये 6, ओके, ये 6 और 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13। 13 6 जा कितना हो जाएगा, 78। अब फाइनली आपको क्या करना है, ये जो आंसर आएगा इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नहीं समझ रहे हो क्यों,
सोचो ना भाई ध्यान से करो, अगर इसमें से हम 3 कॉमन ले लें तो यही तो बन जाएगा। 3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, ऐसा। तो इसका सम निकाल लिया, इस सम को उठा के 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रिक्वायर्ड सम कितना हो जाएगा? टोटल ट्रीज 78 इंटू 3 कर दीजिएगा, आंसर आपका कितना आ जाएगा? अगेन 234। जैसे करना है आप वैसे कर लो, समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया था। ओके, कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते थे कमेंट सेक्शन चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।